हम इस 100 साल आए रोते रोते कि हम क्या कोई क्रिमिनल हैं, हमने ऐसा क्या अपराध किया है कि पुलिस हमें लाठी डंडों से पीट रही है। जब किसी आंदोलन में, किसी उथल पुथल में पुलिस लाठियां भांजती है तो हमारा आक्रोश अचानक जाग उठता है। हम टीवी, मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठकर चीखते हैं, गुस्सा होते हैं, लेकिन सच कहूँ यह सवाल इतना बचकाना है कि इस पर तरस भी आता है और गुस्सा भी। तरस इसलिए कि हम कितने मासूम हैं और गुस्सा इसलिए कि हम कितने बेबस हैं। हमें कोई चीज दिखाई देनी तभी क्यों शुरू होती है जब उसका अति वाला रूप हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, जब सड़क पर चलते एक पुलिस वाला आपकी बाइक से चाबी खींच लेता है तब आप चुप रहते हैं। जब राह चलते किसी आम इंसान को एक थप्पड़ जड़ दिया जाता है तब आप आगे बढ़ जाते हैं। जब बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना किसी कागज के किसी को घंटों थाने में बिठा कर रखा जाता है, जब तलाशी के नाम पर किसी के घर का सामान तोड़ फोड़ दिया जाता है और जांच के नाम पर पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जाता है, तब हमारे ये सब सवाल कहाँ होते हैं। क्या इसमें ऐसा कुछ भी है जो आपके और हमारे आसपास रोज नहीं घटित हो रहा? क्या यह अन्याय रोज हमारी आंखों के सामने नहीं तैरता? लेकिन हम चुप रहते हैं, हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक पानी सिर के ऊपर न चला जाए। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाए। पुलिस क्रूर है, पुलिस फ्यूडल है, क्योंकि पुलिस कमजोर है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। पुलिस बलवान होने के कारण ब्रूटल नहीं है, वो सिस्टम में अपना डर और अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ब्रूटल होने का सहारा लेती है। दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस रिफॉर्म सबसे आसान है, लेकिन कोर्ट के अनेक जजमेंट में इसका लेआउट दिए जाने के बाद भी आज तक इस ओर बदलाव तो दूर, ढंग से सोचा भी नहीं गया है। आज पुलिस रिफॉर्म में हम बात करने वाले हैं कि कहानी कैसे 1857 की क्रांति से जुड़ी है, सिस्टम का ढांचा क्या है, किस बुनियाद पर टिका है, कैसे पुलिस रिफॉर्म न होने की जड़ें राजनीति और समाज से जुड़ी हैं, वे कौन सी जरूरी बातें हैं जो पुलिस रिफॉर्म के लिए जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे कौन से ऐतिहासिक फैसले हैं जो नागरिकों को पुलिस से इंटरेक्शन के मामलों में दिए गए हैं, और कैसे पुलिस रिफॉर्म एक सिपाही के शोषण और नागरिक के अधिकारों की बात किए बिना अधूरा है। आखिर इस डर, दमन और लाठी डंडों वाली पुलिस का जन्म कहां से हुआ? क्या हमारा संविधान ऐसा चाहता था, या फिर इसके पीछे किसी पुरानी हुकूमत का खौफनाक मंसूबा छुपा था? आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं उस साल में जहां इस सिस्टम की बुनियाद रखी गई थी। 1857 का साल भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। मंगल पांडे की शहादत के बाद मेरठ से लेकर दिल्ली और अवध तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की आग फैल चुकी थी। भारतीय सिपाहियों और आम जनता ने मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। जैसे तैसे अंग्रेजों ने उस क्रांति को दबाया, लेकिन लंदन में बैठी ब्रिटिश हुकूमत और वायसराय लॉर्ड कैनिंग बुरी तरह डर चुके थे। ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि अगर भारतीयों पर राज करना है तो यहाँ की जनता को हमेशा भय और दमन के साए में रखना होगा। इसी डर से जन्म हुआ 1861 के पुलिस एक्ट का। क्रांति के केवल 3 साल के अंदर 1860 में अंग्रेजों ने एक पुलिस कमीशन बनाया। इस कमीशन का सिर्फ एक मकसद था, एक ऐसा पुलिस बल तैयार करना जिसमें मेजॉरिटी भारतीयों की हो, जो सेना की तरह अनुशासित हो, लेकिन उसका काम दुश्मनों से लड़ना नहीं बल्कि अपने ही देश के नागरिकों को कंट्रोल करना हो। 1861 के एक्ट की मूल आत्मा 2 शब्दों पर टिकी थी, कंट्रोल एंड सप्रेशन। अंग्रेजों ने जानबूझकर पुलिस को ऐसा बनाया कि आम जनता पुलिस को अपना रक्षक नहीं बल्कि खौफ का पर्याय समझे। पुलिस अधिकारी जनता के प्रति नहीं बल्कि ब्रिटिश वायसराय और कलेक्टर के प्रति जवाबदेह हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज पुलिस राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह है। पुलिस में सोचने समझने की क्षमता ना हो, वे केवल ऊपर से मिले आदेशों का पालन करने वाली लाठी बनी। दशक बीत गए, 1947 में देश आजाद हुआ, हमने अपना संविधान बनाया, लोकतंत्र अपनाया, लेकिन त्रासदी देखी। हमने 1861 के अंग्रेजों के उस पुलिस एक्ट को उठाकर कूड़ेदान में नहीं फेंका। आज 165 साल बाद भी 21वीं सदी के आजाद भारत की पुलिस उसी गुलामी के दौर के लगभग उन्हीं सभी कानून से संचालित हो रही है। हमारी पुलिस आज भी नागरिक सेवा के लिए नहीं बल्कि शासकों की सुरक्षा के लिए बनी हुई है। अंग्रेज तो 1947 में चले गए, लेकिन 1861 का वह औपनिवेशिक डीएनए आज भी हमारी रगों में दौड़ रहा है। अगर आपको लगता है यह सिर्फ किताबों में लिखी बातें हैं, तो आइए आजाद भारत की उन काली स्याही से लिखी घटनाओं पर नजर डालते हैं जहां इस कानून ने बार बार आम नागरिकों की बलि ली। हाशिमपुरा नरसंहार, पुलिस ब्रूटैलिटी का काला पन्ना। रयान इंटरनेशनल स्कूल केस, जल्दबाजी और थ्योरी गढ़ने का खेल। तूतुकुड़ी पुलिस फायरिंग, तमिलनाडु, स्टेट ब्रूटैलिटी। हाथरस मामला, मानव अधिकारों का हनन और साक्ष्य छिपाना। और अभी लेटेस्ट, दिल्ली स्टूडेंट प्रोटेस्ट।
हासिमपुरा से लेकर हाथरस तक ये सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं है, यह एक खराब हो चुके सिस्टम की पहचान है। लेकिन सवाल यह है कि यह सिस्टम ऐसे चेहरों को पैदा कैसे करता है। आज का कड़वा सच क्या है? आज पुलिस महकमे के भीतर सेंसिटिव यानी संवेदनशील और ईमानदार पुलिस वाले को हाशिए पर ढकेला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें बूट लिकिंग यानी जी हुजूरी करना नहीं आता। वह इतना पीछे धकेले जाते हैं कि उनके अंदर से लीडरशिप का गुण भी खत्म कर दिया जाता है। यह एक और बहाना बनता है ऑफिसर्स का कि ईमानदार लोगों में हिम्मत ही नहीं है कि मुश्किल वक्त के लिए उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपे। हमारा सिस्टम कुछ ऐसा बना दिया गया है जो जलियांवाला बाग वाले जनरल डायर जैसे चेहरों को उभारने में मदद करता है। सिस्टम ऐसे ही क्रूर माइंडसेट वाले लोगों को ढूंढ कर बड़ी जिम्मेदारियां सौंपता है और फिर हम और आप इन्हीं लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ संवेदनशील व्यवहार करें। यह कैसे संभव है? आप जहर के पेड़ से आम के फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि अधिकतर मामलों में ऐसा है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी आपके साथ अन्याय करे, आपको अवैध रूप से पीटे या फंसाए, तो आप उस पर सीधे केस भी दर्ज नहीं करा सकते। जानते हैं ऐसा क्यों है? चलिए एक और रिविलेशन। कानून के मुताबिक कुछ अपवाद जघन्य अपराध छोड़ दिए जाएं तो किसी भी पुलिस अधिकारी पर केस चलाने के लिए राज्य या केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। और जूनियर स्तर के अधिकारियों को जहां कानून में छूट नहीं भी थी, वहां तमाम राज्य सरकारों ने विशेष नोटिफिकेशन जारी करके पुलिस को यह अवैध कवच दे रखा है। अब आप कहेंगे कि जांच तो होगी। साहब, पुलिस के खिलाफ जांच कौन करता है? खुद पुलिस। वही पुलिस वाला जो आरोपी का सीनियर है या उसके साथ वाली मेज पर बैठकर चाय पीता है, या किसी भी लिखित कानून से बड़ी इम्यूनिटी है। अब कोई क्यों अपने साथी को जेल भेजना चाहेगा? एक और कड़वी सच्चाई सुनिए। आपके चुने हुए सांसद, विधायक या पार्षद, उनके पास पुलिस के बजट, नीति बनाने या उसके दैनिक गतिविधियों पर कोई संवैधानिक या कानूनी नियंत्रण नहीं होता। एक विधायक ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? अगर वो सत्ताधारी दल का है तो किसी दरोगा के तबादले की सिफारिश के लिए मंत्री जी के आगे हाथ जोड़ सकता है, बस। और सबसे बड़ा मजाक तो अदालत के मुआवजे का है। जब पुलिस के किसी भयानक अत्याचार के खिलाफ कोर्ट पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश देता है, तो जानते हैं वो पैसा किसकी जेब से जाता है? उस दोषी पुलिसकर्मी की सैलरी या बचत से? बिल्कुल नहीं। वो पैसा जाता है आपकी और हमारी जेब से, यानी आम टैक्स पेयर के पैसों से। जुर्म करे वर्दी वाला और हट जाना पड़े देश का नागरिक। कानून की ढाल, टैक्स पेयर का पैसा और जवाबदेही का शून्य होना। यह सब जानने के बाद एक सवाल आपके मन में बार बार कौंध रहा होगा, क्या हमारे नेता, हमारी अदालतें और हमारी सरकारें यह सब नहीं देखती हैं? तो फिर 75 सालों में सुधार क्यों नहीं हुए? क्या यह एक महज नाकामी है या फिर सत्ता की एक बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति? पीछे हमने एक बात की थी कि पुलिस कमजोर है। जिस दिन पुलिस सच मायनों में मजबूत हो जाएगी, उस दिन वो आम लोगों के लिए ब्रूटल और फ्यूडल रहना बंद कर देगी। इस बात को ठीक से समझते हैं। सच तो यह है कि लोकतंत्र को जमीन तक पहुंचाने के लिए एक निष्पक्ष, कुशल और मजबूत प्रभावी पुलिसिंग सबसे पहली शर्त है। लेकिन यह रिफॉर्म न लाना कोई भूल, अज्ञानता या लापरवाही नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है। केंद्र और राज्य सरकारें बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिस दिन पुलिस सच में आजाद और कुशल हो गई, उस दिन नेताओं की जवाबदेही 1000 गुना बढ़ जाएगी। तो सोचिए, अगर पुलिस रिफॉर्म लागू हो जाए तो क्या होगा? जवाबदेही का रुख बदल जाएगा। कल तक जो कार्रवाई किसी निचले स्तर के कांस्टेबल या दरोगा की बलि देकर दबा दी जाती थी, निष्पक्ष पुलिसिंग में उसकी सीधे जवाबदेही गृह मंत्री और राज्य सरकार की होगी। इस बात का मतलब है कि हायरार्की के साथ यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार में पुलिस के साथ किसका रोल क्या है। पार्षद, विधायक, सांसद से लेकर मंत्री तक की भूमिका स्पष्ट होगी और उनके लिए अपनी जवाबदेही से भागना असंभव हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, नेता और नौकरशाही पर नकेल कस जाएगी। कोई नेता या मंत्री फोन करके यह नहीं कह पाएगा कि इस FIR को दबा दो या उस बेगुनाह को अंदर कर दो। जिस पुलिस को सरकारें अपनी निजी सेना की तरह इस्तेमाल करती है, वही पुलिस उनके भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। और इसके साथ जो सबसे जरूरी बात निकल कर आएगी वो है डोमिनो इफेक्ट। सरकारों को डर है कि अगर पुलिस और रिफॉर्म का जिन चिराग से बाहर आ गया, तो इसके पीछे पॉलिटिकल और जुडिशियल रिफॉर्म की तलवार भी उनके सिर पर लटक जाएगी। इसके अलावा इस सिस्टम को बदलने के रास्ते में और भी कई गहरी दीवारें हैं। शक्तियों का हस्तांतरण न करने की राजनीतिक इच्छा। कोई भी सरकार अपनी लाठी किसी और के हाथ में नहीं सौंपना चाहती। IPS बनाम राज्य पुलिस सेवा की आपसी जंग,
आईपीएस अपने को सर्वोपरि मानते हैं और राज्य सरकार के अधिकारी अपने को किसी भी तरह से कमतर नहीं मानते। एक और बात यह है कि बड़ी ग्राउंड फोर्स जो रोज की चीजों से जूझती है वह छोटे अधिकारी और कांस्टेबल है। इन सबके बीच भी अधिकारों और सुविधाओं को लेकर काफी खींचतान और असंतोष चलता है। केंद्रीय अधिकारियों और राज्य स्तर के अधिकारी कर्मचारी के बीच का घमंड और खींचतान कोर्ट में खाज बन जाती है। स्वतंत्र निरीक्षण निकायों का डर। नेता और अफसर नहीं चाहते कि कोई स्वतंत्र बॉडी उनके पुलिस के दुरुपयोग पर नजर रखे। नेताओं और अफसरों के इस चक्रव्यूह को तो हमने देख लिया, लेकिन रुकिए, क्या इस बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ सत्ता है या फिर कहानी का एक ऐसा पहलू भी है जो सीधे हमारे और आपके घरों के आईनों में झांकता है? आइए जरा अपनी और अपने समाज की उस कड़वी सच्चाई का सामना करें जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। क्या पुलिस में भर्ती होते ही किसी इंसान को कोई खास तरह का इन्फेक्शन हो जाता है कि एक अच्छा भला हमारे बीच से निकला लड़का वर्दी पहनती करप्ट और क्रूर हो जाता है? नहीं, पुलिस अलग से किसी दूसरे ग्रह से नहीं आती, पुलिस इसी समाज का हिस्सा है। हमारा समाज खुद सामंती सोच और पावर के प्रदर्शन का भूखा है। हमारे भीतर कास्टियस्ट और क्लासियस्ट पूर्वाग्रह गहरे धसे हुए। हम कानून के शासन पर भरोसा नहीं करते, हम जुगाड़ और पहुंच पर भरोसा करते हैं। जब तक हमारा काम किसी मंत्री या दरोगा को फोन करवा कर निकल रहा है, हम खुश रहते हैं। और सबसे खतरनाक बात, इंस्टेंट जस्टिस की चाहत। जब पुलिस किसी आरोपी का एनकाउंटर कर देती है या किसी को सड़क पर लाठियों से पीटती है तो यही जनता तालियां बजाती है। हम भूल जाते हैं कि शॉर्टकट जस्टिस दरअसल कानून के राज का कत्ल है। आज जिस थप्पड़ पर आप ताली बजा रहे हैं, कल वही थप्पड़ बिना किसी गलती के आपके चेहरे पर भी पड़ने वाला है। पुलिस सुधार भी कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनता। क्या कभी किसी ने इस बात पर वोट दिया है कि उसके इलाके का पुलिस थाना सिटीजन फ्रेंडली है या नहीं? आक्रोश, इतिहास और कमियों पर बहुत बातें हुई, लेकिन क्या इस अंधेरे रास्ते का कोई अंत है? क्या कोई ऐसा समाधान है जिससे हमारी पुलिस सही मायनों में सत्ता की लाठी बनने के बजाय जनता की रक्षक बन सके? रास्ता है, और वो बदलाव कैसे आ सकता है, आइए उस बात को समझते हैं। हमें 1861 के औपनिवेशिक दमनकारी पुलिस एक्ट को कचरे के डिब्बे में फेंककर सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह केस 2006 के निर्देशों को पूरी तरह से लागू करना होगा। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी पुलिस की जातियों की जांच पुलिस नहीं बल्कि रिटायर्ड जजों और समाज के सभी तबकों से आए नागरिक प्रतिनिधियों की एक स्वतंत्र बॉडी करे। अनेक देशों ने इस तरह की इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई है और उसके बढ़िया नतीजे आए। जांच और कानून व्यवस्था को अलग अलग करना, अपराध की जांच करने वाली पुलिस टीम और वीआईपी ड्यूटी व शांति व्यवस्था संभालने वाली टीम कागजों में अलग अलग न होकर वास्तव में अलग अलग। पार्षद, विधायक और सांसद की भूमिका सुनिश्चित हो और उनके अधिकार और सीमाएं स्पष्ट की जाए ताकि वह एक्टिव रोल निभाए और अनाधिकृत हस्तक्षेप बंद हो। बजट, मॉनिटरिंग और शिकायत प्राधिकरण में उनकी भूमिका हो। काम के घंटे और अमानवीय स्थितियों में सुधार। भारत में एक आम कांस्टेबल दिन में 14 से 18 घंटे काम करता है। कोई फिक्स्ड शिफ्ट नहीं, कोई वीकली ऑफ नहीं। त्योहारों पर आप अपने बच्चों के साथ दिवाली मना रहे होते हैं, तब वो भूखा प्यासा सड़क पर खड़ा होता है। सीनियर अधिकारी बात बात पर गाली गलौज करते हैं। जब एक इंसान सालों साल बिना नींद, बिना सम्मान, बिना परिवार के भारी मानसिक तनाव में काम करेगा तो उसकी मानवीय संवेदनाएं मर जाती हैं। उसका डिप्रेशन, उसकी कुंठा और उसका गुस्सा फिर सड़क पर किसी बेबस आम नागरिक पर लाठी बनकर गिरता है। हमें उन्हें बेहतर सुविधाएं और सम्मानजनक काम का माहौल देना होगा। उच्च स्तरीय प्रशिक्षण जिसमें जेंडर, कास्ट, क्लास, रिलीजियस सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग उनके जॉब का न केवल पार्ट बने बल्कि उनकी इंटर डिपार्टमेंटल मॉनिटरिंग का भी हिस्सा बने और इसे उनके विभागीय प्रमोशन आदि का बड़ा कारण बनाया जाए। कई देशों में तो यह व्यवस्था है कि पुलिस अफसर बनने के लिए 3 साल की यूनिवर्सिटी डिग्री की पढ़ाई करनी होती है, जिसमें कानून के साथ साथ साइकोलॉजी, मानवाधिकार और बॉडी लैंग्वेज सिखाई जाती है। अब आते हैं एक और ऐसे जरूरी रिफॉर्म पर जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए, और वो है सोशल इंटरेक्शन मॉनिटरिंग। जब भी कोई पुलिसकर्मी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर है तब यह मैंडेटरी हो कि उसकी सारी गतिविधि उसके यूनिफॉर्म में फिटेड कैमरा डिवाइस में रिकॉर्ड हो एवं यह सभी डेटा सेंट्रलाइज सर्वर पर अपलोड करना जरूरी हो। यह कोई हवाई विचार नहीं है बल्कि कई देशों में इसे सफलतापूर्वक किया जा रहा है और ऐसा न करने पर इसे पुलिस के खिलाफ ही साफ तौर पर सबूत माना जाता है। साथ के साथ सिविलियन को भी अधिकार ऑफिशियली दिया जाए कि वो किसी भी पुलिस गतिविधि, चाहे उसके साथ हो रही हो या किसी अन्य के साथ, वो अपने एंड पर वीडियो, फोटो आदि रिकॉर्ड कर सके।
यह फ्रीडम ऑफ प्रेस का भी अधिकार है, जहां कोई भी व्यक्ति अपने आप को इंडिविजुअली जर्नलिस्ट की कैटेगरी में रख सकता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स ने पुलिस कस्टडी में होने वाली हिंसा को रोकने, पुलिस में पारदर्शिता लाने और नागरिक के वीडियो रिकॉर्डिंग के अधिकारों के पक्ष में कई ऐतिहासिक फैसले दिए। उनमें से कुछ फैसलों पर बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क आदेश, परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह, 2020। क्या आदेश दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को आदेश दिया कि देश के सभी पुलिस थानों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दफ्तरों में रात में देखने वाले सक्षम और ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए। कोर्ट ने सख्त हिदायत दी कि सीसीटीवी फुटेज का बैकअप कम से कम 18 महीने यानी 1.5 साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पुलिस की कार्रवाई को कैमरे में रिकॉर्ड करना संविधान के अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का हिस्सा है। कुछ अन्य केसेस पर भी नजर डालते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट, रविंद्र उपाध्याय केस और सुभाष आठरे केस। पुलिस अक्सर पुलिस स्टेशन के अंदर वीडियो बनाने वाले नागरिकों पर जासूसी का गंभीर केस दर्ज कर देती थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस स्टेशन कोई प्रतिबंधित या गुप्त स्थान नहीं है, इसलिए पुलिस स्टेशन के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर जासूसी कानून लागू नहीं होगा। इसी तरह का एक दूसरा केस, Tell me under which section this video recording is prohibited. If you are doing some illegality, then today we are living in the era of transparency. Take a videography. CCTVs are already. But why? Why? If you are doing something which is not permitted by law, and if a citizen intends to videograph it, assuming this is a petition, assuming it's just one. I don't want to assume. You just tell me which provision of law empowers you to stop someone from taking videography. That is what I'm saying. That but if this person, instead of this person, if it have been a terrorist, what would have happened? What would don't put hypothetical questions to the court. Just answer the query of the court that which provision of law empowers you to stop someone from videograph. इसी तरह का एक दूसरा केस, इस केस में ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग का वीडियो बनाने वाले नागरिक पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया था। हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी सार्वजनिक सेवक है, सार्वजनिक सड़कों पर उनके काम की वीडियो बनाना पारदर्शिता का हिस्सा है, अपराध नहीं। एक और केस, चेन्नई हाई कोर्ट, अब्दुल रहमान बनाम पुलिस अधीक्षक। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सार्वजनिक स्थान पर ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी का वीडियो बनाना कोई अपराध नहीं है, जब तक नागरिक पुलिस के काम में शारीरिक रुकावट न डाले। केवल वीडियो रिकॉर्ड करने को काम में बाधा नहीं माना जा सकता। केरल हाई कोर्ट ने माना कि केरल पुलिस एक्ट की धारा 33(2) और संवैधानिक अधिकारों के तहत नागरिक को किसी भी घटना का सबूत जुटाने के लिए पुलिस कार्यवाही को रिकॉर्ड करने का अधिकार है। इसे नागरिक का सिटीजन जर्नलिज्म अधिकार माना गया। ऐसे ही एक अहम फैसला देते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी कि केवल इसलिए कि नागरिक के फोन में पुलिस अधिकारी की रिकॉर्डिंग मौजूद है, पुलिस अधिकारी किसी भी नागरिक का फोन जब्त नहीं कर सकता। भारतीय न्यायपालिका ने सिद्धांत पूरी तरह स्थापित कर दिया कि पुलिस स्टेशन का काम पब्लिक डोमेन में है। नागरिकों द्वारा रिकॉर्डिंग करना कोई जासूसी अपराध नहीं है। पुलिस का काम रिकॉर्डिंग रोकने के बजाय अपनी कार्रवाई को पारदर्शी बनाना है। रिफॉर्म में आगे बात आएगी जवाबदेही और व्यक्तिगत हट जाने पर। अगर पुलिस गलत पाई जाती है तो मुआवजे की रकम टैक्स पेयर की जेब से नहीं बल्कि दोषी पुलिसकर्मी की सैलरी और संपत्ति से काटी जाए। दोस्तों, जब तक हम सतह पर दिखने वाले थप्पड़ और लाठियों पर सिर्फ चीखते रहेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हमें सिस्टम के भीतर के इस सड़े हुए मैकेनिज्म को समझना होगा। पुलिस को ब्रूटल से संवेदनशील बनाना सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं है, यह इस देश के लोकतंत्र को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई है। जिस दिन हम और आप मिलकर पुलिस रिफॉर्म को एक राष्ट्रीय मांग बना देंगे, उस दिन पुलिस के कंधे से सत्ता की लाठी हटेगी और उस पर जनता की सुरक्षा का असली स्टार सजेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यह बात अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। धन्यवाद।